तो हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी को है। मुझे इस बात का गर्व है और भारतीय जनता पार्टी का ये गौरव हासिल करने का बीज मंत्र अगर कहीं पड़ा है तो सबसे पहले जनसंघ के जमाने से विजयश्री का झंडा लेने वाला भी यही जिला है जिसने गौरव और गर्व दिया। हमारी इस पार्टी को जिसके शासन सुशासन के आधार पर दुनिया के लोग अब हमारी तरफ देख रहे हैं, तो यहां से जो प्रारंभ हुआ कारवां और उस कारवां के जो वाहक रहे वो कौन कौन है? स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा के कार्यक्षेत्र की धरती, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी की कार्यक्षेत्र की धरती, जिनके आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में हमारे देदीप्यमान नक्षत्र की तरह यहां के राजनेताओं ने अपनी पहचान बनाई। स्वर्गीय सकलेचा जी ने पहले उप मुख्यमंत्री संवित सरकार में, बाद में मुख्यमंत्री, फिर बाद में सुंदरलाल पटवा जी और 11 बार लोकसभा का चुनाव लड़े और 8 बार जीत का परचम फहराया। स्वर्गीय लक्ष्मण पांडे जी को कौन भूल सकता है, जिनने उपचुनाव में सीधे सीधे मुख्यमंत्री के पद पर कांग्रेस के प्रत्याशी को भाजपा या उसकी पूर्ववर्ती जनसंघ के जमाने की अपनी जीत से धूल चटाने का काम किया था। ये वो धरती है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जिनकी वाणी के माध्यम से ऐसा लगता था कि जब वो बोलते हैं तो बोल नहीं रहे, बंदूक की गोली छूट रही है। स्वर्गीय खुमान सिंह शिवाजी के पुरुषार्थ और पराक्रम की धरती। मैं किस किस का नाम लूं, लंबी लाइन है। भादवा माता और आंतरी माता ने जो आशीर्वाद आप पे लुटाया है, वाकई उसका कोई जवाब नहीं है। दुनिया के कोई लोग नीमच से हम ये मान के चल सकते हैं कि नीमच की धरती पराक्रम और पुरुषार्थ के लिए जानी जाती है। मालवा सही अर्थ में, जहां मालवा किसको कहेंगे? मालवा माल वाले को कहेंगे, और मालवा के माल वाला ढूंढना हो तो नीमच से बढ़कर के कोई स्थान नहीं होता है। जिसके अपने हाथ में यश है, किधर कौन सा काम छोड़ो। हमारे मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर चुके, आपके लोकप्रिय सांसद मेरे अभिन्न मित्र माननीय सुधीर जी गुप्ता, अभिनंदन करें सुधीर जी का। मेरे साथ बहुत लंबी अच्छी दोस्ती के साथ मंत्रिमंडल में भी रहे हमारे आपके अपने नेता जावद के लोकप्रिय विधायक माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, जो कल्पनाशीलता के अद्भुत धनी हैं। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के जमाने से मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के काम करने वाले भोले भंडारी, दिलीप परिहार जी, और हम तो अभियान अब राम मंदिर तो हो गया, और राम मंदिर के बाद जहां हमको चलना है, जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, आपके माधव भैया भगवान के नाम राशि, मनासा के हमारे बहुत जुझारू नेता। इस अवसर पर यहां पर हमारे एक और विधायक माननीय मंदसौर के बैठे हैं, माननीय चंदर सिंह जी, उनका अभिनंदन करें। जिला अध्यक्ष पवन जी, पवन पुत्र हनुमान की, हम सब जानते भगवान की लीला ऐसी है कि हमारे अपने सबके नाम भी भगवान की सनातन संस्कृति को जय जयकार करते हुए एक पंथ दो काज करते और सबको यश मिलता और जो काम में दक्षता हासिल करते हैं। कोई बात नहीं यशपाल जी, परमात्मा आपको अगली बार हमारे साथ खड़ा करेगा। जोरदार अभिनंदन करें यशपाल जी के लिए भी। नगर पालिका के अध्यक्ष से काम करते करते अपने विधानसभा में अपने काम के माध्यम से पहचान बनाने वाले और हम सबके परिषद के समय के नेता मदन जी, जोरदार अभिनंदन करो मदन जी का, हमारे बहुत अच्छे नेता मदन राठौड़ जी, यहां की नगर पालिका के अध्यक्ष। अब तो स्वाति नक्षत्र आने ही वाला है, स्वाति बहन जी, स्वाति चोपड़ा जी के लिए अभिनंदन करें।
सज्जन सिंह चौहान, पूरे मंच के लिए नाम लूंगा तो लंबी सूची है, एक बार पूरे मंच के लिए करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। भाजपा की सरकार और प्रचंड बहुमत के साथ, वो भी हमारी कितनी सारी चुनौतियां थी, नरेंद्र मोदी जी का जवाब नहीं, इस बात में तो मानना पड़ेगा। एक बार फिर अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी को लेकर। ये जो जीत हासिल हुई वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को, इस जीत के पीछे कई कारण हैं और उन कारणों में अगर अपन विस्तार से जाएं तो कई चुनौतियां भी मिलेगी। दोनों तरफ आप देखते जाओ। 18 के समय हमारे अपने कुल 5 विधायक कम हुए, लेकिन सरकार जो बना के गए वो सरकार को बनाते बनाते जितने झूठ बोल सकते थे, झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया और झूठ के पहाड़ के आधार पर सरकार बना ली। लेकिन सरकार अपने वजन से ही गिर गई, कोई दोषी नहीं उसमें, और हम सब देख रहे हैं उसको। लेकिन जब दोबारा सरकार बनी, मैं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कठिन काल में सरकार बनाई और जनता की आशा अपेक्षा के आधार पर कोविड के समय की चुनौतियों से भी निपटे और कोविड की चुनौती के बाद सरकार चला करके हमारे विकास के पहियों को भी नहीं रुकने दिया। एक बार अभिनंदन करें हमारे अपने भाजपा के यशस्वी पूर्व विधायक जी के लिए। मैं आपको धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं, जब हमने जो कहा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आप लाइन से उठा के देख लो, माननीय प्रधानमंत्री ने जो अपनी सरकार बनाई, वो सरकार बनाने के समय जो गौरवान्वित करने वाला सबसे बड़ा पक्ष है, वो पक्ष क्या था? लगभग 84 को छोड़ दो, वो भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का दुखद निधन हुआ और जनता की सहानुभूति कांग्रेस को मिल गई। उसका परिणाम रहा कि उस समय लोकसभा में बहुमत के साथ सरकार बनी। उसके पहले जाओ तो कांग्रेस लगातार बहुमत के आसपास या नीचे बैठती थी, लेकिन उसके बाद अस्थिरता का दौर चला, गठबंधन की सरकारों का दौर आया और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ, जिनकी जोड़ी अलग ही पहचानी जाती थी, कोई नेता में नेता कैसा हो सकता है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, मैं उनको भी स्मरण करूंगा, जिन्होंने हमारे लोकतंत्र के अंदर जो मूल जरूरतें थी, ये ग्रामीण क्षेत्र का जिला है, बड़े पैमाने पे औषधि की खेती करते हैं, लेकिन गांव में मनुष्य नहीं रहते। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने 47 से सरकार बना करके, जब तक कि अटल जी की सरकार नहीं आई, गांव वालों को सड़क भी नसीब नहीं होने दी। प्रधानमंत्री सड़क का रूप में बड़ा योगदान अगर किसी ने दिया है तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के माध्यम से मिला है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अगर भारत का विकास करना है तो भारत का विकास बगैर गांव के विकास के संभव नहीं हो सकता। गांव को छोड़ के कोई कैसे बढ़ सकता है? गांव का विकास सच्चे अर्थों में भारत का विकास है। और जो अटल जी सोचते थे वही स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने कहा है, भारत को समझना तो भारत के गांव को समझना होगा। भारत के गांवों में भारत की आत्मा बसती है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, महात्मा गांधी जी की बात को भी कांग्रेस के लोगों ने स्मरण नहीं किया। महात्मा गांधी ने तो प्राण भी छोड़ दिए तो हे राम करके ही छोड़े। राम राज्य की कल्पना करने वाले महात्मा गांधी पूरे देश के अंदर सद्भाव की बात करते थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सनातन संस्कृति को भी लज्जित करने का काम किसी ने किया है तो तत्कालीन और पूर्ववर्ती समाज सभी सरकारों ने किया है। यद्यपि मेरी मर्यादा है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा, जब बदला समय और नरेंद्र मोदी जी का समय आया और नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से पूरे देश के सामने विषय रखा है कि देश को आगे बढ़ाना है, 21वीं सदी में भारत को मजबूत बनाना है,
अपने इस बदलते दौर में भारत की ताकत का सही उपयोग करना है तो कांग्रेस की नकारा सरकार को हटाना पड़ेगा, कांग्रेस के कुशासन की नीतियों को बदलना पड़ेगा, जनता को साथ में लेना पड़ेगा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना पड़ेगी। और जिस प्रकार से मोदी जी ने बात करी, मुझे इस बात की गर्व से कहना पड़ेगा, आप विश्लेषण करिए, 2014 की सरकार बनी और पहली बार पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनी, जिसके माध्यम से मोदी जी ने पूरे देश में तो क्या दुनिया में एक नया रूप देख करके सबको एहसास करा दिया। वो रिजल्ट कैसा आया था? मायावती, मुलायम सिंह जी, तमाम विपक्ष के नेता पलट पलट के देखते रहे कि रिजल्ट आया तो आया कैसे, ये हो कैसे गया। क्योंकि जब जोड़ के चलते थे, वो इस दल के लोग हो या उस दल के, ये माइनॉरिटीज के वोट, ये गरीब के वोट, ये इस जाति के वोट, ये उस जाति के वोट, उनका समीकरण उसी के आसपास चलता था। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जनता भी परेशान थी। कभी राम जी को पूछोगे, कभी इसको पूछो, उनके चक्कर में वो जैसा चलाते चल जाते थे। लेकिन प्रभु राम जी की जय जयकार करने वाले लोग सच्चे अर्थों में जब आए, उनने कहा कि देश की जो जो परेशानी है, एक एक परेशानी का निराकरण करेंगे। इसलिए वो 5 साल नरेंद्र मोदी जी के जो निकले, वो 5 साल में भारत सशक्त बनेगा, इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किए। और हमने देखा है मोदी जी के उस टेन्योर में एक के बाद एक जो जो जरूरी निर्णय करना थे, वो सारे निर्णय मोदी जी करने लगे। लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ उनका ये भी एहसास था कि जो 2003 के बाद से 2004 के बाद से 2014 की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसकी नकारात्मकता को हटाने का योगदान माननीय मोदी जी को था। लेकिन जाते जाते जब लगा कि हमारे अपने धीरे धीरे भारत सबल बन रहा है, सक्षम बन रहा है। आप सब याद करो 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का काल, कंस के काल में भी भगवान कृष्ण ने अपने समाज का आत्मविश्वास बनाने के लिए गोपाल कृष्ण ने जमुना जी में कालिया नाग के ऊपर नाच करके और मित्रों के साथ हम कठिन चुनौती को भी पार कर सकते, समाज का विश्वास बना के बताया था। वो कन्हैया ने एक बार नहीं, दूसरी बार गोवर्धन पर्वत को उठा करके समाज की ताकत जब इकट्ठी होती है तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती में इंद्र के इंद्रासन को चुनौती दे करके उस समय भी समाज की ताकत का एहसास कराया था। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बॉर्डर पर जो पड़ोस के दुश्मन हमारे सैनिकों का सर काट के ले जाते थे, आतंकवादी घटना होती थी, इन घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब देते देते जो बताया वो सर्जिकल स्ट्राइक, वो एयर स्ट्राइक, पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को सिर आंखों पे उठा करके 2019 के प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार में लाया। और दूसरी बार सरकार में जैसे ही आए मोदी जी, तो जो हमने 1951 में कहा था कि जवाहरलाल नेहरू जी ये आप बहुत गलत कर रहे हो, ये धारा 370 ये देश का दुर्भाग्य साबित होगी। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, ये नहीं चलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ तब उन बात का मखौल उड़ाया गया था। लेकिन धन्य है डॉक्टर मुखर्जी जिनने कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, चाहे मेरे प्राण चले जाए लेकिन मैं देश के ऐसे मामलों को अवॉइड नहीं कर सकता हूं। भारत सरकार के मंत्रिमंडल में से इस्तीफा दे करके, अपने प्राणों की आहुति दे करके जो देश के सामने उदाहरण पेश किया, वो परिणाम हमने देखा कि उस समय बताई गई चुनौती 40,000 से ज्यादा देशभक्तों को कश्मीर की आतंकवादी घटना में, चाहे पुलिस के कर्मी हो, चाहे सैन्य कर्मी हो, चाहे नागरिक हो, सबको अपने प्राणों की आहुति देना पड़ी। ये पाप किसके माथे है? ये कांग्रेस के माथे है। और मुझे इस बात का गर्व है, जैसे ही दूसरी बार सरकार बनी, जो हमने कहा था वो करके दिखाया। कश्मीर को धारा 370 से
मुक्त करके दिखाया कि ऐसा पाप ये चल नहीं सकता है। कश्मीर तो केसर की क्यारी, पर्यटकों की दृष्टि से दुनिया का सबसे अच्छा केंद्र है। ऐसे कश्मीर स्वर्ग का टुकड़ा माना गया, तो उसको मुक्त कराने के लिए कौन रोक सकता था। लेकिन जरूरत थी नरेंद्र मोदी नर बहादुर जी की, जिनके कारण से ये हमको गर्व और गौरव मिला। हमारी सरकार में कितना दम होता है, इसका निर्णय हमने देखा। आप याद करो, धारा 370 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भगवान राम का, बोला जय जय श्री राम, और जय जय श्री राम का नारा लगाने से हमारे अपने उस अंतरंग संबंध तक जुड़ जाते हैं जो राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य की कामना करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भगवान राम का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो 3 तलाक का भी दिया था, मुस्लिम बहनों की इज्जत का भी। तब भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन उस पूर्ण बहुमत की सरकार में कलेजा नहीं था, दम नहीं था, इसलिए उस निर्णय को लागू नहीं करा पाए। लेकिन इन नर बहादुर ने अपने भगवान राम के फैसले को भी लागू करके दिखाया कि जो सरकार चाहती है, सरकार में दम होना चाहिए। जिसपे इतनी बड़ी बहुसंख्यक आबादी भरोसा करती है, तो उनको इस विषय को ठंडा नहीं छोड़ सकते। इसलिए वो भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी प्रधानमंत्री पहली बार जाकर के न केवल शिलान्यास में बैठे, और पूरे देश ने भरोसा किया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, बाल बराबर कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई घटना नहीं घटी, लेकिन शिलान्यास भी हुआ। और इस 22 जनवरी को दुनिया ने देखा, हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले लोगों के मुंह काले हो गए। उनको एहसास हुआ कि अगर देश के अंदर अच्छी ढंग से बात रखी जाए तो पूरा देश सुनता है, पूरा देश लोकतंत्र की जय जयकार करता है। एक बार मेरे साथ बोलिए जय जय श्री राम। और ऐसे एक नहीं कई निर्णय, और ये हमारी सरकार बनी, सरकार के बनने के बाद हमने भी ऐसे निर्णय प्रारंभ किए। माननीय मोदी जी ने कहा अब की बार तीसरी बार जब मोदी जी की सरकार बनेगी तो मोदी जी की सरकार भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए बनेगी। जोरदार अभिनंदन करो। अब चुनाव के मुहाने पे हम खड़े, हम अगर लोकसभा की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमको स्मरण रहना चाहिए कि हम अगर चुनाव में जा रहे हैं तो किस बात के लिए जा रहे हैं। चुनाव भारत को भव्य बनाने के लिए, भारत की आत्मा के दिव्यता को जगाने के लिए, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो भारत को सक्षम और सबल बनाने के लिए, और केवल भारत को नहीं बनाने के लिए, हमारे उस उदात्त विचार के लिए जिसके कारण से भारत दुनिया में जाना जाता है। वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर के समूचे दुनिया में भारत की मानवता को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कई निर्णय हमने किए। आप बताओ, खुले में क्या बिकता था, कहां बिकता था? यही बाजार में बिकता था। अभी कहीं मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपने ये जो ठप्पा लगाया है, आपने बटन दबाया। और कमल तो इसी बात का प्रतीक होता कि नहीं होता है। हम तो उस मार्ग वाले लोग हैं। ये फालतू की आवाज भी बंद हुई कि नहीं हुई? अगर हुई है तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने कोई दल विशेष की बात नहीं कही, हमने धर्म विशेष की बात नहीं कही, लेकिन जो कहा बोला नहीं है, करके दिखाया। ये करके दिखाने वालों की सरकार है, जिसके निर्णयों के लिए निर्णय की आवाज आना चाहिए, बोलने की आवाज नहीं आना चाहिए। बोला तो फिर क्या बोला? बोलता तो काम है, काम ही बोलता है। आज के इस अवसर पर आपने देखा, वर्षों से कुलपति कुलपति कुलपति। अरे भैया, हमारे यहां तो गुरुकुल पद्धति थी, कुलपति कहां से आ गए? आए जहां से हमने कहा नमस्कार, अब से सभी कुलपति कुलगुरु कहे जाएंगे। ये लंघन लागू हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारी पद्धति है, ये सनातन धर्म की पद्धति है। हमारी गुरुकुल पद्धति नई थोड़ी है, भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से। अब इनको बदलने की जरूरत है कि नहीं? हमने कहा हमारी सरकार में वर्तमान के दौर में जो समय चल रहा है, आप बताओ, मोदी जी ने विकसित भारत की यात्रा निकाली। विकसित भारत, मध्य प्रदेश विकसित, इस आधार पर
लगभग 54 लाख लोगों को लाभ दिलाया और एक दो ने, हमारे लिए तो कई सारे मौके। अब टंट्या मामा आज भी महू से जाने वाली ट्रेन टंट्या मामा के जन्म स्थान पर 2 मिनट रुक करके सम्मान देती है। लेकिन टंट्या मामा को इनने क्या बता रखा था? टंट्या मामा पुराने सरकार के दायरे में शिक्षा नीति के माध्यम से उनको कहा, जो क्रांतिकारी है, जो देशभक्त है, उनको कहा कि ये देशभक्त नहीं है। हमने कहा कौन कहता नहीं है? अब हमारी सरकार है, टंट्या मामा के नाम से ही विश्वविद्यालय बना दिया, क्रांतिवीर टंट्या मामा, और हमने उद्घाटन कराने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री को बुलाया। स्वर्गीय तात्या टोपे गुना में विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी खोली गई। रानी अवंतीबाई लोधी और तो हमारे पुराने जितने क्रांतिकारी हैं, रानी दुर्गावती, जिसने एक बार नहीं 2-2 बार अकबर को थोड़ा लंबा समय चला गया। आप बताओ, रजिस्ट्री कराओ, वो पटवारी के आगे पीछे घूमते रहो, भैया नामांतरण करा ले, बंटवारा करा दे। अरे पटवारी भैया, तुम्हारे ही तो राज चल रहा था, ये सिस्टम तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अरे पैसा हमारा, जमीन हमारी, हम रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, पटवारी कलेक्टर के भी पिताजी हो गए, ये कौन सा फार्मूला? हमने कहा ये नहीं चलेगा, इधर आप रजिस्ट्री कराओ, उधर नामांतरण तैयार। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसे ऐसे विषय, गुंडागर्दी चल रही है, कोर्ट का दुरुपयोग कर रहा है। आप मर्जियां जो करोगे, एक अपराध करो, एक रिकॉर्ड बना, कोर्ट में गए, जमानत करा ली, भैया ज्यादा जब वजनदार है तो जमानत होकर के बाहर आ गए, फिर दूसरा अपराध करा, फिर जमानत करा ली, फिर आ गए, फिर गुंडागर्दी चली, फिर तीसरा अपराध। अब गरीब आदमी, सामान्य जनता, सज्जन पुरुष दूर से टुकुर टुकुर देख रहे कि भैया ये इतना बड़ा गुंडा है, 1, 2, 3, ये तो रोज जाता है, रोज आ जाता है, और पूरी सरकार दूर से देख रही कि इसको क्या करे। तो आम आदमी तो कुछ कर नहीं सकता था। हमने कहा हमारी सरकार में नहीं चलेगा। एक कानून आते ही बनाया कि अब ऐसे अपराधी जो बार बार कर रहे हैं, पुलिस उनके खुद जमानत निरस्त करने के लिए कोर्ट जाएगी, इनका स्थान बाहर नहीं हो सकता है, इनका स्थान जेल घर में होना चाहिए। यह हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार का मतलब ही है समाज की सामाजिक शक्ति सज्जनों के लिए छाया का काम करे और गुंडागर्दी करने वालों को ठिकाने लगाए, जिसका मतलब सरकार होता है। इस व्यवस्था के माध्यम से ये डबल इंजन की सरकार चल रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार मतलब सुशासन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार मतलब लोगों के पास भरोसा करने वाली सरकार, गरीबों की सेवा करने वाली सरकार। ऐसे बहुत सारे मामले मेरे पास है, लेकिन समय की कमी पड़ रही है। अभी आपके बीच में से बहुत सारे विषय मेरे पास आ गए और कुछ विषय आपने भी निकाले, लेकिन आज भी खाली हाथ नहीं आया। आपने भी इतने फूल उड़ाए कि आपके फूल से भी घायल कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे आंख में तो चश्मा लगता नहीं। अब आप तो उड़ा रहे हो फूल, वो फूल तो आ रहा है, लेकिन आते आते आंख भी बंद करना पड़ती है। लेकिन ये नीमच का प्रेम, मैं विद्यार्थी परिषद के समय से आता रहा और नीमच तो मेरे से ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हृदय का टुकड़ा। मेरे को तो लगता नहीं कि ऐसा मैं कहीं और से आता। सच्चे अर्थों में एक घर मेरा यही है। ऐसा मेरा प्रेम नीमच से शुरू से। और नीमच हो के मंदसौर, क्या उज्जैन में और क्या नीमच मंदसौर में फर्क। इसके भरोसे तो हमने 1000 क्या 2000 साल पहले डंका बजाया। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने डंका बजाया था, देश के दुश्मनों को देश से बाहर खदेड़ा था और विक्रम संवत चलाया था। इसलिए हमने सरकार बनते ही इस साल के मध्य प्रदेश के कैलेंडर में सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित विक्रम संवत को भी स्थान देकर के वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत किया। मैं जब पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बना, मंदसौर में होटल बनी तो उन्हें लिख दिया मंदसौर रिट्रीट। हमने कहा हो सकता है रिट्रीट, भैया क्या है? तो हमने कहा मंदसौर के रिट्रीट बनाने से इसका क्या अर्थ है कि मंदसौर के नाम पे जो होटल बना रहा है पर्यटन की। हमने कहा मंदसौर और नीमच जिले का तो बहुत गौरवशाली इतिहास, उसको क्यों भूल रहे हो?
बोले किसका नाम? मैंने हर्षवर्धन कहां के थे? यहीं के थे ना सर? यशोधर्मन यहीं के थे ना? यशपाल जी आपसे भी बात करी थी। हमने कहा ये अगर होटल बन रही तो यशोधर्मन जी को नमन नहीं करना चाहिए। और मैंने यहां से वहां तक, चूंकि अब ये बड़ी मुश्किल रहती है, आपने तो जहां से जड़ जड़ी है वो तो खुशबू वही आती रहती है, और दूसरों को बड़ी तकलीफ होती है कि साहब ये क्या कर रहे हो। हमने कहा क्यों नहीं कर रहे, एक बार क्या 10 बार भी हो गए, अतीत से कट नहीं सकते। तो हमने कहा होटल अगर बनेगी तो यशोधर्मन के नाम पे ही बनेगी। ये यशोधर्मन तो वो लोग हैं जिनने हूणों को परास्त किया। हूण नाम की वो एक तरह से दुर्दांत जाति, जिसके आधार में पूरा देश कांप रहा था, लेकिन यहां के वीर बहादुर सूरवीरों ने पूरे देश को राह दिखाई, जिनने विक्रमादित्य के पद चिन्हों पे चलते हुए उसी प्रकार से पुनर्स्थापित इतिहास किया। तो हमारे लिए तो यही पहचान है। आज नीमच की कई कारणों से अलग पहचान है। नेत्रदान के मामले में नीमच यहां राजधानी मानी जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहां पर आज अपने पास समय की थोड़ी कमी पड़ रही है, लेकिन 752 करोड़ के 20 से ज्यादा लोकार्पण भूमि पूजन का ये आज का इतिहास बन रहा है नीमच की इस धरती पर, जिसके आधार पर जरा मजा नहीं आया, ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ। 752 करोड़ के आधार पर, और मुझे लग रहा कि 752 थोड़े आपको कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और बड़ी चीज देना पड़ेगी। मेरे को सूची बनवा दी है अपने मित्रों ने। कभी कभी ज्यादा दोस्ती भी अपने लिए थोड़ा अपने ढंग का अलग आनंद भी देती है, वो संकट में भी डालती। पर नीमच से ऐसा प्रेम है कि जो मांगेंगे, ऐसा लगता नहीं कि नीमच को मना करना चाहिए। ये आपकी अपनी सरकार है, भाजपा की सरकार। और एक तरह से मेरे अपना जो प्रेम बताया प्रारंभ में, आपने कहा कि नीमच के कन्या महाविद्यालय में पिछली बार आया था तो स्टेडियम की भूमि दिलवाई थी नगर पालिका से। अगर स्टेडियम की जमीन दिलवाई थी तो स्टेडियम तो बनाना पड़ेगा। तो नीमच में वो स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। सरकार अपने पैसे से स्टेडियम बनाएगी। आपने कहा भादवा माता में देश भर से लोग आते हैं और वहां हॉस्पिटल नहीं है, तो हॉस्पिटल की जरूरत भी है, और खास करके पैरालिसिस के लोग ज्यादा आते हैं, तो वहां फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहिए, भादवा माता का जल भी चाहिए, थोड़ी बहुत दूसरी व्यवस्था भी चाहिए। तो मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूं, 20 बेड का एक हॉस्पिटल भादवा माता पे देने की घोषणा करता हूं, और फिजियोथेरेपिस्ट भी दूंगा, ताकि वो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अच्छा हो सकता है। एक और बड़ी बात, आपने कहा बंगला बगीचे में क्या छोटे छोटे बड़े बड़े क्या कौन क्या समस्या है? बड़े प्लाटों की बड़ी झंझट है। बिल्कुल, आपने कहा तो हम और आप मिलकर निपटाएंगे, बंगला बगीचे की समस्या भी हल करेंगे, आपकी बहुत पुरानी समस्या। अब मनासा में आ जाओ, भादवा माता से वापस जाने के लिए नलखेड़ा का रास्ता, आपके लोग भी बैठे हैं, जरा ताली बजाना। अपने यहां मनासा वाले कौन कौन बैठे हैं? माधव मारू जी आ जाए और कुछ नहीं ले, ऐसा कैसे हो सकता? तो माधव मारू जी ने 11 किलोमीटर की सड़क मांगी है। माधव जी, मनासा के लिए आपके आधार पर वो देने की भी घोषणा करता हूं। आपने कहा कि कुकड़ेश्वर में कॉलेज नहीं है, तो कुकड़ेश्वर को कौन नहीं जानता? पटवा जी के जमाने से कुकड़ेश्वर तो वो है जिनने अलख निरंजन करा है। तो कुकड़ेश्वर में कॉलेज खोलने की भी यहीं से घोषणा कर रहा हूं, कुकड़ेश्वर में भी कॉलेज खोला जाएगा। और आपने मनासा के आधार पर, अब मनासा से आगे बढ़ाएं गाड़ी है, कुकड़ेश्वर बाईपास। चलो, आपने कहा तो कुकड़ेश्वर बाईपास देने की भी घोषणा करता हूं, ताकि कुकड़ेश्वर के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात मिलेगी। अरे आपको ज्यादा, अभी एक अंगली पकड़ी, 2 पकड़ी, पूरे ही किस्सा मत करो, थोड़ा तो छोड़ो भाई। अभी यार मेरे को दूसरी तरफ आने दो। ये बार बार ओम जी मेरी तरफ देख रहे कि जावद का क्या होगा। जावद की चिंता मत करो ओम जी, जो आप चाहोगे वो होगा। जोरदार अभिनंदन करो जावद के लिए। सिंगोली का महाविद्यालय भी मैंने ही खोला था जाकर के, और सिंगोली में आपने कहा पीजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय करने की घोषणा करना, यहीं से घोषणा करता हूं, सिंगोली में भी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोला जाएगा।
आपने कहा जावद का हॉस्पिटल 40 बेड का है, अब आबादी बढ़ गई है। अब स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी की धरोहर है, वो कैसे नकार सकते हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा जावद के लिए भी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने कहा रतनगढ़ से सामुदायिक केंद्र का उन्नयन करना है, तो उसमें क्या दिक्कत, बिल्कुल किया जाएगा। ओम जी आपकी बात यही से मानता हूं। और जावद से मोरबन रोड बहुत ट्रैफिक है, आपने कहा इसको डबल रोड करना है। सुधीर जी भी हाँ में हाँ कर रहे हैं। सांसद जी तो आपके तो चारों उंगली और सिर परिवार काम निपट रहे, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है सुधीर जी के लिए। अभिनंदन करें आपके लोकप्रिय सांसद को, मंद मंद मुस्कुराते हुए परिवार काम निपटवा रहे हैं। लेकिन आपका अधिकार है, आपने विरासत में पूरा जिला दिया है, तो यह हमारी जवाबदारी बनती है कि जो आप चाहोगे वो सब कुछ होगा। क्यों भैया, होगा कि नहीं होगा। और आप सब भी चाहना कि मोदी जी के लिए कमल के फूल का वापस हमको ब्याज सहित चुकता करना, पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ करके कई गुना आगे पहुंचाना है। ताली में मजा नहीं आया, जरा बताओ तो सही कि सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। आपने एक बड़ी मांग कही है कि हमारी हवाई पट्टी का उन्नयन करना है। अब आपकी ये बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हवाई पट्टी के माध्यम से एक बड़ी घोषणा हमने की है। आपके यहां बीमार आप उदयपुर पहुंचाते हो, दूर दूर ले जाते हो। हमारी सरकार ने निर्णय किया, अब बदलते दौर का समय, पहले बैलगाड़ी का युग था, बैलगाड़ी से जाना पड़ता था, उसके पैदल जाते थे। आज बड़ी गाड़ियों का बस समय आ गया तो बड़ी गाड़ी में जाते हैं। लेकिन अब एम्बुलेंस भी ऐसा लगता है कि प्राण बचाने के लिए कम पड़ता समय। आज के इस दौर में अब एयर एम्बुलेंस की जरूरत है। हवाई जहाज के माध्यम से भी किसी आदमी को मरने नहीं देंगे। पूरे प्रदेश में एयर एम्बुलेंस की सुविधा बहुत जल्दी देने वाले हैं, जिसके माध्यम से प्रत्येक गरीब से गरीब आदमी भी अगर उसको लगता है कि बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, तो केवल हवाई जहाज में मुख्यमंत्री बैठे, मंत्री बैठे, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है प्रत्येक आदमी की जान बचाना, इसलिए एयर एम्बुलेंस की घोषणा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में बहुत जल्दी एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी देने वाले हैं। एक और हमको बड़ा दर्द होता है, दूर दराज से एम्बुलेंस से तो लोग ले आते हैं, हॉस्पिटल में इलाज कराते, कोई कारण से वो शरीर छोड़ दे तो इसके बाद कोई व्यवस्था नहीं। जिसके कोई परिवार का चला गया, सक्षम हो तो गाड़ी घोड़े से ले जाएगा, कैसे भी करके पहुंचा देगा। लेकिन गरीब आदमी क्या करे, बड़ा दर्द आता, कोई ठेले पे ले जाता, कोई मोटरसाइकिल पे ले जाता, बहुत दर्द होता। ये हमारे अपने देश का संस्कार तो हो ही नहीं सकता। हमारी सरकार ने निर्णय किया, कोई भी गरीब आदमी का शरीर छूटा, घर पहुंचाने की जवाबदारी है जिला प्रशासन की होगी। उसके लिए उसकी मट्टी खराब नहीं होने देंगे, कोई भी सब को ये अपमानित स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। ये संवेदनशील सरकार है, सबको लेके चलने वाली सरकार है। और सबसे बड़ी घोषणा हमारे जावद और नीमच के लिए उच्च दबाव से आपने तो अपनी खेती के मामले में जो झंडे गाड़े हैं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है विविध प्रकार की औषधि फसल करने के लिए, नीमच उसके लिए जाना जाता है। तो यहां के किसानों का पानी के मामले में क्यों दरिद्री होना चाहिए, वो क्यों किसी की तरफ निगाह देखे। तो 3200 करोड़ की लागत से वो नई चंबल परियोजना भी देने की घोषणा करता हूं, जिसके माध्यम से पूरा क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से अच्छा बन जाए, इस कामना के साथ। अब आप इतनी लंबी बात कराई जा रहे हो कि मेरे को बात भी तो खत्म करना है, मुझे और जगह कहीं जाना है। आपसे प्रेम इतना है, एक बार में खत्म मत करो। मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, सारी बात समझ में आए तो आप अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। और अब मैंने आपको आपकी जो जो मांग मांगी सब मान लिया। हम और आप संकल्प करें, आने वाले समय में यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर बनवाने के लिए अब जब तक कि एक एक वोट भाजपा के पक्ष में न पड़ जाए, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, हाथ ऊपर करो और हम सब संकल्प करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।